तुम अगर 90s के किड हो तो तुम्हें राज कॉमिक्स के सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज और परमाणु जैसे कैरेक्टर्स तो याद ही होंगे। या कार्टून कैरेक्टर्स में टॉम एंड जेरी और पॉपाई जैसा कंटेंट तो तुमने कभी न कभी जरूर देखा होगा। जितनी पॉपुलैरिटी इंडिया में इन कैरेक्टर्स की थी, वैसे ही जापान में भी अपने कॉमिक कैरेक्टर्स की रही है। लेकिन जापान में कॉमिक्स को मंगा कहा जाता है, और जब इन्हीं मंगा के स्टोरीज पर एनिमेटेड सीरीज या मूवीज बनी तो इसे कहा गया एनिमे। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो रही इस तरह की जिबली आर्ट स्टाइल इमेजेस का ट्रेंड तुमने देख लिया होगा। दरअसल रियलिटी में जिबली स्टूडियो का आर्ट स्टाइल एक एनिमे का हिस्सा है, जो ड्रीमी विजुअल्स और हाथ से बनाई गई ड्राइंग्स के लिए काफी मशहूर है। लोग अपनी फोटोज को इस स्टाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्तों, और ये ट्रेंड सिर्फ एक फिल्टर नहीं बल्कि एनिमे के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस का एक बड़ा एग्जांपल है। जैसे एनिमे लवर्स अक्सर कहते हैं कि एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि रियल लाइफ स्ट्रगल्स और इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि एडल्ट लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी एक्सप्लोर करता है, और शायद यही वजह है कि एनिमे का क्रेज 2025 में और भी तेजी से बढ़ रहा है। तो अगले 5 मिनट में मैं तुमको ये बताऊंगा कि क्यों इंडियंस एनिमे को इतना पसंद करते हैं, भारत में एनिमे के इतना पॉपुलर होने की वजह क्या है। पर सबसे पहले ये जानो कि एनिमे जापान को कैसे हेल्प कर रहा है। जापान में एनिमे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी बन चुका है। वहाँ टीवी शोज, मेट्रो स्टेशंस के बिलबोर्ड्स, थीम पार्क्स, रेस्टोरेंट्स और यहाँ तक कि ट्रेन्स भी एनिमे थीम्ड होती है। हर साल जापानीज एनिमे इंडस्ट्री नए नए एनिमे टाइटल्स प्रोड्यूस करती है, जो सिर्फ जापानी नहीं बल्कि ग्लोबली भी पॉपुलर होते हैं। 2023 में जापान की एनिमे इंडस्ट्री का टोटल रेवेन्यू 1.8 लाख करोड़ से ज्यादा था। 2019 में डेमन स्लेयर मुगेन ट्रेन सिर्फ जापान में 4000 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी थी, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली जापानीज एनिमे मूवी थी। जापानीज मैगजीन्स यानी मंगा इंडस्ट्री भी 50,000 करोड़ से ज्यादा की है, जो कि एनिमे का एक बड़ा बैकबोन मानी जाती है। जापान में एनिमे टूरिज्म भी एक बड़ा सेक्टर बन चुका है। जापान इससे हर साल 7000 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहा है, क्योंकि लाखों फैंस टोक्यो के अकीहाबारा और क्योटो के एनिमेटेड थीम्स लोकेशंस पर विजिट करते हैं। जापानीज गवर्नमेंट एनिमे को एक सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल करती है, और यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने नारुतो और एस्ट्रो बॉय जैसे कैरेक्टर्स को तो कल्चरल एम्बेसडर्स तक बना दिया है। यहाँ की राजधानी टोक्यो में अकीहाबारा डिस्ट्रिक्ट है, जो एक पूरे एनिमे कल्चर का हब है, जहां हर गली में एनिमे पोस्टर्स, गेमिंग आर्केड्स, मेड कैफेज, कॉस्प्ले इवेंट्स और एनिमे स्टोर से भरे पड़े हैं। यहाँ हर महीने 10 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जिनमें से 50% से ज्यादा इंटरनेशनल एनिमे फैंस होते हैं। दोस्तों, स्ट्रीमिंग और टीवी की दुनिया में भी एनिमे का जबरदस्त डोमिनेंस है। जापान में टीवी पर चलने वाले टॉप 10 शोज में ज्यादातर एनिमे होते हैं। नेटफ्लिक्स जापान पर सबसे ज्यादा देखा गया कंटेंट भी एनिमे होता है। साथ ही ग्लोबल नेटफ्लिक्स पर भी टॉप 10 मोस्ट वॉच्ड नॉन इंग्लिश शोज में एनिमे का अच्छा खासा हिस्सा होता है। इन सब के अलावा क्रंची रोल और फनीमेशन जैसे प्लेटफॉर्म के करोड़ों रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जो केवल एनिमे देखने के लिए यूज करते हैं। पर एनिमे सिर्फ शोज और मंगा तक सीमित नहीं है, बल्कि मर्चेंडाइज और गेमिंग इंडस्ट्री भी एनिमे से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा बिजनेस है। 2025 के अंत तक एनिमे बेस्ड गेमिंग इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, पहले से ही पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल और वन पीस जैसे एनिमे फ्रेंचाइजीज 10 लाख करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन रखते हैं, जिसमें एनिमे फिगरीन्स, पोस्टर्स और क्लॉथिंग मर्चेंडाइज का मार्केट 50,000 करोड़ प्लस का है, जो हर साल 15 से 20% से बढ़ रहा है। एंड ये सभी नंबर ये दिखाते हैं कि एनिमे सिर्फ एक टीवी शो या मूवी का पार्ट नहीं रहा, बल्कि जापान के जीडीपी, ग्लोबल इकोनॉमी और कल्चरल आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। देखा जाए तो सॉफ्ट पावर, टूरिज्म, इकोनॉमी और डिजिटल मीडिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस की वजह से भारत में एनिमे का ये क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है, और 2025 में ये और भी तेजी से बढ़ रहा है। तो आइए अब ये जानते हैं कि इंडियंस एनिमे को इतना पसंद क्यों करते हैं। देखो, ज्यादा नहीं, बस 5 साल भी पीछे जाएं तो भारत में एनिमे देखना चैलेंज था। क्या तो पायरेटेड वेबसाइट्स का सहारा लेना पड़ता था या फैन सब्स का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब नेटफ्लिक्स, क्रंची रोल, अमेज़न प्राइम और डिज्नी प्लस जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने इसे मेन स्ट्रीम बना दिया है, और इस पर चेरी ऑन द टॉप बनाता है इसके हिंदी डब्स और सबटाइटल्स, जिसके इजीली अवेलेबल होने की वजह से व्यूअर्स के लिए एनिमे देखना और भी कन्वीनियंट हो गया है। साथ ही कई एनिमे तो आपको रीजनल लैंग्वेजेस जैसे तमिल और मराठी में मिल जाएंगे, जिससे कहीं न कहीं इसकी व्यूअरशिप पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा है। दोस्तों, आज के डिजिटल एरा में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और रेडिट पर एनिमे कल्चर काफी एक्टिव है। हजारों एनिमे कल्ट्स चल रहे हैं, जिनके लाखों एनिमे फैंस अपने अपने फेवरेट एनिमे की कहानियों के पसंदीदा किरदारों में छिपे अलंकार को हाईलाइट करते हैं, और इसको कुछ इस तरीके से परोसा जाता है कि आप इसको देखे बगैर नहीं रह सकते, और यहीं से फिर एक नए एनिमे फैन का जन्म होता है। लेकिन इसके अलावा भी एनिमे रील्स, मीम्स, फैन एडिट्स और रिव्यूज हर जगह छाए हुए। पहले जो सिर्फ निशे ऑडियंस का कंटेंट था, अब वो मास एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, इवन इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस भी ओपनली अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर को शेयर कर रहे हैं, जो नए लोगों को भी इस कल्चर से जोड़ने का काम कर रहा है।
तुम देखोगे तो ऐसी स्ट्रीट फैशन में भी एनिमे का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। वन पीस हुडीज, अटैक ऑन टाइटन टी शर्ट्स और नारुतो हेडबैंड्स आज के यूथ के फैशन का हिस्सा बन चुके हैं। साथ ही के पॉप आइडल्स भी एनिमे को प्रमोट कर रहे हैं, जो एनिमे की ग्लोबल अपील और इंडिया में उसकी पॉपुलैरिटी को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ट्रेडिशनल कार्टून ज्यादातर चिल्ड्रन फोकस्ड होते हैं, लेकिन एनिमे का स्टोरी टेलिंग काफी डाइवर्स और मैच्योर होता है। जैसे तुम खुद देखो, अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट और जुजुत्सु कैसन जैसे शोज सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि डीप फिलोसफिकल और इमोशनल नैरेटिव प्रेजेंट करते हैं, और ये मोरल डायलेमास, पॉलिटिक्स, दुख दर्द और पर्सनल ग्रोथ जैसे थीम्स को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, जो वैसे तो हर एज ग्रुप के लोगों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन एडल्ट्स इसे सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं। यही वजह कि आज 83% इंडियंस एनिमेटेड कंटेंट में एनिमे पहले प्रेफर करते हैं। और पहले जहां भारत में कार्टून और एनिमे में कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं किया जाता था, लेकिन अब लोग एनिमे और उसकी अलग स्टोरी टेलिंग स्टाइल को समझने लगे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है दंगल, जिसने पूरी दुनिया में कमाए हैं करीब 2000 करोड़ रुपए, जो कि नो डाउट एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन पोकेमॉन नाम का एक एनिमे फ्रेंचाइज है, जो शायद आपने भी सुना होगा, जिसकी पूरी फ्रेंचाइज की अगर लाइफ टाइम कमाई सुनोगे तो शायद तुम्हारे होश उड़ जाए। पोकेमॉन की पूरी फ्रेंचाइज ने दुनिया भर में अब तक $100 बिलियन से ज्यादा की कमाई की। ये जानने के बाद तो मुझे ये पहाड़ और पत्थर वाला कंपैरिजन सा लगने लगा दोस्तों, और इसीलिए पीवीआर और आइनॉक्स जैसे सिनेमा चेन्स भी एनिमे मूवीज को भारत में रिलीज कर रहे हैं, जो ये प्रूव करता है कि भारत में एनिमे का सिनेमैटिक इम्पैक्ट भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, जापानीज एनिमे आज सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं है, बल्कि एक कल्चरल फोर्स बन चुका है, जिसने जेनजी ऑडियंस को डीपली कनेक्ट किया है। तुम देखोगे तो इसकी पावरफुल स्टोरी टेलिंग, इमोशनली लेयर्ड कैरेक्टर्स और विजुअली रिच एनिमेशन ने भारतीय युवाओं को इतना अट्रैक्ट किया है कि अब ये सिर्फ एक जेनर नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन गया है। तुम देखोगे आने वाले टाइम में एनिमे इंडस्ट्री और भी डाइवर्स होगी, नए एक्सपेरिमेंटल स्टाइल्स और डीपर नैरेटिव्स को एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसका इम्पैक्ट भारत में अभी से दिखने लगा है, जहां मंगवा यानी कोरियन कॉमिक्स, वेबटून्स और इंडियन एनिमे प्रोजेक्ट्स भी एक्सप्लोर हो रहे हैं। साथ ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर एनिमे डिस्कशंस और फैंडोम्स के बढ़ने से इंडियन क्रिएटर्स और स्टूडियोज भी एनिमे इंस्पायर्ड कंटेंट बनाने लगे हैं, जिसकी वजह से इंडियन ऑडियंसेस भी अब सिर्फ मेन स्ट्रीम एनिमे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, स्लाइस ऑफ लाइफ, सिनेन और यहाँ तक कि हिस्टोरिकल एनिमे को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। दोस्तों, और अगर देखा जाए तो एनिमे एक नया कल्चरल ब्रिज बन रहा है, जो अलग अलग देशों की स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स और आर्ट फॉर्म्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन तुम में से भी कईयों के मन में ये सवाल कई बार आया होगा, जब जापान अपने एनिमे के जरिए दुनिया में अपनी सॉफ्ट पावर को फैला रहा है, तो हमारे अतीत की रियल स्टोरीज के साथ हम कहाँ हैं? हमारे पास भी वो सब कुछ है जो ग्लोबली भारत को कनेक्ट कर सकता है, लेकिन हम सब खुद ही इसको ओल्ड स्कूल मानकर साइडलाइन कर देते हैं। शायद इसकी वजह ये भी है कि हमने अपनी कहानियों को आज के दौर के हिसाब से नहीं पेश किया, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम अपनी भी स्टोरीज को मॉडर्न फॉर्मेट्स में दुनिया के सामने लाएं, ताकि हमारे जेनजी और जनरेशन अल्फा सिर्फ दूसरे देशों के कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर के ना रह जाए। तुम्हारी इस मुद्दे पर राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारे वीडियो से अगर वैल्यू मिलती है तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।